हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने C++ के कुछ विशेष ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस और उसके प्रकारों के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी के बारे में और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो आपके लूपिंग स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? अगर मैं किसी एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर कोई हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हमने उपयोग में ला रहे हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर हैं, तो कौन सा ऑपरेटर उस एक्सप्रेशन के अंदर पहले काम करेगा, पहले परफॉर्म करेगा, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। जैसे कि अगर आपके पास में कोई एक्सप्रेशन है, उसके अंदर प्लस ऑपरेटर भी है, उसके अंदर मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी है, उसके अंदर इक्वल टू ऑपरेटर भी है, मतलब कि उस एक्सप्रेशन के अंदर तीन ऑपरेटर हैं, एक है प्लस, एक है मल्टीप्लाई और एक है इक्वल टू। तो इन तीनों ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। और एसोसिएटिविटी मतलब कि वो किस दिशा में बढ़ेगा, वो लेफ्ट से राइट काम करेगा या राइट से लेफ्ट काम करेगा, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको एक बार हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर का प्रयोग होता है, तब CPP प्रोग्रामिंग भाषा में ऑपरेटर्स की प्राथमिकता के नियम परिभाषित होते हैं। उन प्राथमिकता के नियमों को हम कहते हैं ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर्स निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर्स से पहले एग्जीक्यूट होते हैं। जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी उच्च होगी, वो ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होंगे, और निम्न प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स उच्च प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स के बाद में। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है जिसके अंदर है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय ए। इस एक्सप्रेशन के अंदर तीन ऑपरेटर हैं, इक्वल टू, प्लस और ये मल्टीप्लाई वाला। ऐसा ही मैंने एक एक्सप्रेशन एक और लिया है नीचे, z इक्वल टू पैरेंथेसिस में प्लस एक्स प्लस वाई और बाद में मल्टीप्लाई ए, मतलब कि इसके अंदर एक पैरेंथेसिस का एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसके अंदर पहले y मल्टीप्लाई होगा a से, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर इस मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे हाई है। मैं आपको बाद में एक पूरी टेबल बताऊंगा कि जिसमें मतलब सभी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी वाइज सेट कर रखे हैं कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मतलब कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि इस मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, y मल्टीप्लाई होगा a से, उसके बाद में x इस एक्सप्रेशन में जुड़ जाएगा। ये सब काम हो जाने के बाद में यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो z के अंदर जाएगी, मतलब इक्वल टू ऑपरेटर सबसे लास्ट में काम करेगा। अब सेम एक्सप्रेशन में अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मतलब मैं एक पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, तो जो मेरी हाई प्रायोरिटी है वो हो गई मेरी इन पैरेंथेसिस की। जो आप कोष्टक देख रहे हो, इन कोष्टक की प्रायोरिटी क्या हो गई, हाई। तो मतलब पहले मेरा कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद में मेरा प्लस सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये होती है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस और उसकी उपयोगिता। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसी एग्जाम्पल के अंदर कि सबसे पहले ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी, इन पैरेंथेसिस की, उसके बाद में होती है आपकी मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर की। और जो मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है, इसका मतलब ये है अगर आपके किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये तीनों ही ऑपरेटर हैं, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ वर्क करेंगे। अगर पहले उसमें आया है डिवाइड, बाद में आया है मल्टीप्लाई, तो अगर डिवाइड यहाँ पर है तो पहले होगा डिवाइड, बाद में होगा मल्टीप्लाई। अगर पहले मल्टीप्लाई आता है तो पहले होगा मल्टीप्लाई, बाद में होगा डिवाइड। मतलब इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट। इसके प्रकार नेक्स्ट प्लस माइनस इनकी भी होती है लेफ्ट राइट।
और बाद में होता है इक्वल टू क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब कि यहाँ जो राइट में डेटा होगा वो किसमें जाएगा, लेफ्ट के अंदर जाएगा, और बाकी सब कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। वैसे मैं आपको उनकी सभी ऑपरेटर्स की पूरी टेबल बताऊंगा बाद में, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझ लो। ओके, अब इसी को अगर मैं आपको एक वैल्यू लेकर बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी डी। ए के अंदर डाला है 10, बी में 5, सी में 20 और डी हमने खाली छोड़ दिया डी में, ताकि हम इसका रिजल्ट डालेंगे। तो डी इक्वल टू ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब कि ए की वैल्यू फिर नीचे मैंने पुट कर दी है, ए इक्वल टू 10, सी की जगह डाल दिया मैंने 20 और बी की जगह डाल दिया मैंने 5, मतलब कि मैंने ए सी और बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लाई की, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 5 कितना होता है 100, 100 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110, तो डी में कितना जाएगा 110। अब इसी के अंदर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, ये देखिए आप सेम है, बस मैंने यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, तो सॉरी मुझे यहाँ पर भी लगाने चाहिए थे, यहाँ मैं लगाना भूल गया हूँ तो आप समझ जाना। यहाँ पर मैं लगा दिए पैरेंथेसिस, तो पहले क्या होगा, पहले पैरेंथेसिस वाले सॉल्व होंगे, मतलब 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 इंटू 5 150, तो कितना हो गया 150। आप देख सकते हैं कि एक पैरेंथेसिस लगाने की वजह से हमारे रिजल्ट में भी क्या फ़र्क पड़ गया, फ़र्क आ गया। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब हुआ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की वजह से। इसलिए हर लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के नियम को परिभाषित करना जरूरी होता है। तो चलिए इस बार हम इसकी एक टेबल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, और मैंने यहाँ पर भी आपको ऐसे ही डेमो देने के लिए दिखा दी है। इस टेबल के अंदर सभी ऑपरेटर्स अपनी हाई प्रायोरिटी के अनुसार मैंने आपको उसमें सेट करके दिए हैं, जो एक ही जगह पर है, मतलब उन सब की प्रायोरिटी क्या है, इन सब की प्रायोरिटी, जैसे कि मैं एक ग्रुप की बात करूं, जैसे एक ग्रुप के ऑपरेटर ये हो गए, एक ग्रुप के ऑपरेटर ये हो गए, जो मतलब एक ही ग्रुप के अंदर है, उन सबकी प्रायोरिटी सबकी बराबर है, लेकिन वो चलेंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जैसे कि ये ऑपरेटर्स हैं, इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ये ऑपरेटर इन ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबकी बराबर होती है। ये लेकिन वर्क कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, अगर पहले ये आया है तो पहले ये चलेगा, बाद में ये चलेगा, इस तरीके से। और किसी की होती है राइट टू लेफ्ट। ये जो मेरे ऑपरेटर्स का ग्रुप है, इन सब की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन इनका एसोसिएटिविटी कैसी है, राइट टू लेफ्ट। तो इस टेबल को आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, और आप डेमो के लिए मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ। देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल करने वाले, मतलब आपका जो प्रोग्राम होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जिन स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए जो स्टेटमेंट्स या स्ट्रक्चर प्रयोग किए जाते हैं एग्जीक्यूशन के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट्स या स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था। पहला होता है हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि आपके जितने भी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर होंगे वो सारे सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगे, मतलब स्टेटमेंट 1 पहले होगा, स्टेटमेंट 2 बाद में होगा, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इस तरीके से, मतलब सीक्वेंस के अंदर सारे स्ट्रक्चर आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सेकेंड है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें आपके इफ कथन, इफ एल्स कथन और स्विच कथन आते हैं। अगला है हमारा लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर आपने लूप भी इसी लैंग्वेज में यूज़ किए हैं, तो लूप स्ट्रक्चर के अंदर लूप आ जाएंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। लूप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें किसी कथन्स को कुछ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो उन्हें हम एक से ज़्यादा बार लिखने के बजाय किसी लूप में डाल देते हैं, और चाहे जितनी बार जितनी हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार उन्हीं कथनों को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला है हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर। प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट्स या एग्जीक्यूशन एक के बाद एक होता है, अर्थात सभी स्टेटमेंट्स कंपाइलर को जिस क्रम में प्राप्त होते हैं उसी क्रम में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने जिस क्रम में स्टेटमेंट्स को लिखा है उसी क्रम में ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे।
स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 बाद में होगा, स्टेटमेंट 3 बाद में होगा। मतलब एक क्रम वाइज, एक क्रमवार तरीके से सारे स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर नाम से स्पष्ट, सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को चयनित करना, मतलब कि इसमें एक कंडीशन होती है, उन कंडीशन के आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमने किस प्रोग्राम के किस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या कथन समूह को एग्जीक्यूट करना है। इनको कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम का नियंत्रण किसी कंडीशन के आधार पर किया जाता है। मतलब एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो फॉल्स होती है तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए इनको भी वन बाय वन पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इसमें एक कंडीशन होती है जिससे टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कथन समूह एग्जीक्यूट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये सिंपल इफ है स्टूडेंट्स। इसके अंदर सिर्फ आपकी कंडीशन के, इसमें एक कंडीशन होगी, उसके साथ में एक ही कोड मतलब कथन समूह जुड़ा हुआ रहेगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो वो कथन समूह एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो कथन समूह एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इसका हो गया सिंटैक्स इफ, और इसके साथ यदि हमने एक कंडीशन और बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स हमको लिखवाने हैं, कथन जो भी हमारे कथन समूह होंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, वो सारे इसके ट्रू होने पर सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हो गई तो हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे ही नहीं, ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। इसका एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने लिखा है इफ कंडीशन क्या डाली है, अगर आपकी जो एज है, आपकी उम्र है ग्रेटर देन 18 या 18 के बराबर है, मतलब आप 18 साल के हो या 18 साल से ऊपर हो, तो ही आप इसके अंदर जाओगे और लाइन प्रिंट होंगी यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अगर आपकी एज माना कि 17 साल है, 16 साल है या 18 साल से कम है, तो आप इस ब्लॉक के अंदर जाओगे ही नहीं, आपका कुछ भी प्रिंट, ये जो मेरी लाइन है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ये प्रिंट होगी ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि आपने अभी देखा इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर सिर्फ एक ही कथन समूह होता है, लेकिन इसके अंदर एक एल्स वाले में भी कथन समूह होता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ स्टेटमेंट वाला कथन समूह एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो गई तो एल्स वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसमें एक कंडीशन होती है जिससे टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट वाले कथन समूह एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट वाले कथन समूह एग्जीक्यूट होंगे। इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। ये देखिए सेम इफ की तरह ही है, बस इसमें एल्स स्टेटमेंट को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाले जो मेरे ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे जो एल्स वाले स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए सेम एग्जांपल है, बस इसके अंदर मैंने एक एल्स स्टेटमेंट को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो ये वाला प्रिंट होगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, मतलब कि इफ एल्स में क्या होता है, एक एल्स स्टेटमेंट भी साथ में इसमें जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स इफ में और स्विच में फ़र्क क्या होता है, स्विच के अंदर स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट होती है पूरी की पूरी, वो उस लिस्ट के अंदर से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है हमारी स्विच स्टेटमेंट की कंडीशन के बारे में। मतलब इसमें केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, आपके पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सभी को आप एक एक केस में डाल दो, उनमें से कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा स्विच कंडीशन के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्विच स्टेटमेंट्स एक बहुमार्गी स्टेटमेंट है। बहुमार्गी मतलब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, उनमें से कोई एक केस होता है, उसमें से कोई एक केस ही एग्जीक्यूट होगा। इसमें स्टेटमेंट की लिस्ट होती है जो कंडीशन के सत्य होने के आधार पर एग्जीक्यूट होती है। इसका एक सेंटेंस आपको दिखाऊं मैं, देखिए, मतलब कि स्विच और यहाँ पर हमने डाल दिया कोई एक्सप्रेशन या कोई कंडीशन डाल दी यहाँ पे। ठीक है, बाद में हमने बना दिए केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, जितने भी आपको केस बनाने थे, और हर एक उसके अंदर आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं आपको, हर केस के अंदर आपने स्टेटमेंट्स लिख दिए और बाद में लगा दिया ब्रेक। स्टूडेंट ब्रेक लगाना जरूरी होता है क्योंकि हमको स्विच स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ लेते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर से, लिस्ट ऑफ केसेस में से
कोई एक केस ही हमको एग्जीक्यूट करना होता है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारे जो आगे वाले केसेस हैं ये भी इफेक्ट करेंगे। इसलिए हम हर स्टेटमेंट, हर एक कथन समूह के बाद में क्या लगाते हैं, हर एक केस में क्या लगाते हैं, ब्रेक, जिससे कि हमारा आगे का जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हो। अब इसमें क्या होगा, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ आपको। पहले आपको डिफ़ॉल्ट बता दूँ, अगर मेरी इन सभी केसेस के अंदर से अगर मेरी एक्सप्रेशन, मेरी कंडीशन किसी भी केस से मैच नहीं होती है, किसी भी, आप माना कि आपने 10 केस अपने स्विच केस के अंदर लगाए हैं और आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो कंडीशन है इन 10 केसेस से मैच नहीं हुई, तब बाद में डिफ़ॉल्ट वाला चलता है। मतलब कि जिसके अंदर आप लिख सकते हो इनवैलिड वैल्यू या यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, जो भी आपको कोई एक एरर मैसेज देना है वो आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर डालोगे। जैसा ये एग्जांपल है स्विच केस का, इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है। इसके अंदर एक ये अंदर क्या एक्सप्रेशन या कोई कंडीशन डाल दी मैंने, मतलब मैं डाल दिया x। अब इसके अंदर जब भी वैल्यू 1 होगी तो मेरा ये 1 वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर वैल्यू 2 होगी तो 2 वाला स्टेटमेंट चलेगा, 3 होगी तो 3 वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में डाल दिया है सी आउट चॉइस अदर देन 1, 2 एंड 3, मतलब आपने 1, 2 और 3 के अलावा चॉइस एंटर करी है। इस प्रकार से मैंने इसको एरर मैसेज दे दिया और कर दिया मैंने ब्रेक। तो ये आपका होता है स्टूडेंट्स स्विच केस। अब हम बढ़ते हैं लूप स्ट्रक्चर की तरफ। लूप स्ट्रक्चर का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना होता है। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार इसे। लूप के द्वारा किसी कथन को या कथनों के समूह को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट किया जाता है। लूप स्टेटमेंट में एक कंडीशन होती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है लूप निष्पादित होता रहेगा। मतलब कि जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी हमारा कथन समूह एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है कंट्रोल फ्लो लूप से बाहर आ जाता है। मतलब कि कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और जो लूप के बाद वाले स्टेटमेंट है हमारे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। सीपीपी में लूप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। वही मतलब जो आपने सी में पढ़े थे वही लूप सीपीपी में भी होते हैं। एक बार इनका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फटाफट से। पहला है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर लूप, उसके बाद में करोगे इनिशियलाइजेशन, मतलब कि आप लूप की शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, उसके बाद आप लगाओगे सेमीकोलन, फिर आप दोगे एक कंडीशन, मतलब कि लूप की शुरुआत तो आपने कर दी, उसके बाद कंडीशन, मतलब कंडीशन होती है लूप को कहाँ तक चलाना है, मतलब कहीं पर तो लूप को रोकोगे तो लूप को रोकने की कंडीशन आप यहाँ डालोगे। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब आपको लूप किस प्रकार से चलाना है। अगर आपने लूप स्टार्ट किया माना कि 1 से, तो आप 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चला रहे हो, तो आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। अगर आपने लूप स्टार्ट किया है 10 से, आप आप चाह रहे हो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार चले, तो आप चलाओ करोगे डिक्रीमेंट, मतलब आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, कंडीशन के हिसाब से आप इसको सेट करोगे। ये आपका होता है सिंटैक्स। इसके अंदर हो गए स्टेटमेंट्स, फिर आप इसकी जो लूप की जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको आप एग्जीक्यूट करोगे। इसका एक एग्जांपल दिखा दूं आपको मैं। देखिए जैसे कि मैंने एक लूप लिया है i = 1, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है, यहाँ आगे लिखा है ना इंटीजर, आप चाहो तो i को जहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो i = 1 हमने लूप को इनिशियलाइज किया है i = 1 से। i <= 10, मतलब लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू हमारी 10 से कम है तब तक लूप हमारा चलेगा, और i ++ मतलब i की वैल्यू के अंदर 1 से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सी आउट वैल्यू ऑफ i, और जो i की वैल्यू हम प्रिंट करते जा रहे हैं, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक चलेगा। 10 पर आते ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 10 पर आते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, i = 10, i <10 नहीं रहेगा, मतलब लूप हमारा ये चलेगा 9 बार। उसी प्रकार जितनी बार भी हमको लूप चलाना होता है उस हिसाब से हम कंडीशन को लगाते हैं। अगला है हमारा वाइल लूप। इसमें सिंटैक्स क्या होगा, वाइल कंडीशन। इस लूप को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट कंडीशन डालते हैं। कंडीशन डालने के हिसाब से उसके कितने होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अब वाइल लूप का जैसे आपको एग्जांपल बताऊँ मैं, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, वाइल x < 20 यहाँ कुछ x की कोई वैल्यू होगी, अगर वो जब तक कि 20 से कम रहेगी, जैसे कि आप फॉर लूप देखते हो, फॉर लूप में आप पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो,
तो यहाँ पर जैसे मैंने x की वैल्यू ली है, जहाँ आप x नाम की वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वहीं पर इसको आप क्या करोगे, इनिशियलाइज कर दोगे इस x को। वहाँ से इनिशियलाइज होने के बाद में यहाँ कंडीशन डाल दिए और इंक्रीमेंट इसके क्या हो गया, स्टेटमेंट्स के नीचे आ गया। बाकी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट सारे लिख दिए, मतलब कि यहाँ से कंडीशन मैच होगी और यहाँ से जो आपने x की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। जब हमारी x की वैल्यू 20 से नीचे होगी, मतलब 19 तक पहुँच जाएगी, तब तक तो लूप चलेगा और 20 पर होते ही हमारा लूप कंट्रोल फ्लो इस लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डू वाइल लूप। स्टूडेंट्स, डू वाइल लूप हम तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटमेंट्स कम से कम एक बार तो चले ही चलें। अब तक आपने जो देखा उसमें आपने क्या देखा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपके लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स हो गए तो कंट्रोल फ्लो लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर आपके स्टेटमेंट्स, आपके कथन समूह एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन बाद में चेक करते हैं। देखिए इसका सिंटैक्स क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा डू, फिर हमने लिखा स्टेटमेंट्स और बाद में लिखा वाइल और यहाँ लिखी हमने कंडीशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कंडीशन यहाँ पर हम बाद में चेक कर रहे हैं, बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसलिए ये जो ऊपर के स्टेटमेंट्स हैं कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, चाहे कंडीशन हमारी ट्रू हो या चाहे कंडीशन हमारी फॉल्स हो। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप का सिंटैक्स। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। यहाँ आप देख सकते हैं डू सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ से, और एक्स में क्या हो गया, इंक्रीमेंट। अब माना कि एक्स की वैल्यू हमारी 20 थी, तो भी ये हमारा वैल्यू चली, एक बार तो लाइन प्रिंट हुई जो भी थी, उसके बाद में एक्स में इंक्रीमेंट हो गया, फिर हमने कंडीशन चेक करी कि 20 से इंक्रीमेंट हुआ 21 हो गया, कंडीशन चेक करी कि भाई ये तो लेस देन 20 है, तो फिर उसके बाद में ये लूप से क्या आ गया, बाहर आ गया। अगर कंडीशन चेक करी कि एक्स की वैल्यू 15 है, तो ये लाइन प्रिंट हुई, 15 पर हुई, 16 पर हुई, 17 पर हुई, 18 पर हुई, 19 पे हुई, 20 पे नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर कंडीशन मैच कर लेगा। मतलब कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें अपने स्टेटमेंट्स को कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना होता ही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लूपिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपकी बुक के 6 और 7 चैप्टर सीपीपी के जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इन चैप्टर्स में आपका सीपीपी का कुछ बेसिक्स था, कल से हम पढ़ेंगे सीपीपी के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कल से अब तक तो जो आपने पढ़ा है उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपने सी में भी पढ़ी हैं, लेकिन कल हम जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो आपने सी में नहीं पढ़ा होगा, वो सब होंगे सीपीपी के बारे में ही। तो स्टूडेंट्स, कल से थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो कल का जो वीडियो होगा, जो रिटन बाई रेफरेंस और कॉल बाई रेफरेंस होगा, तो वो उसका वीडियो मैंने 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे उनके प्रिपरेशन वीडियो में भी बना रखा है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए कल एक नया वीडियो भी पोस्ट करूँगा। तो स्टूडेंट, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी हम अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।